कितना अमाउंट का जो है आप मोमेंटो दे सकते हैं, ये है। तो जैसे कि बड़ौदा हाँ सर। यूपी बैंक, एक तो 25 साल में सिल्वर जुबली मिलता है, और दूसरा आपके अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज है। तो ज़्यादातर ये सिल्वर सिल्वर जुबली के लिए सवाल पूछा जाता है। और एक सवाल पूछा जाता है आपका जो रिटायरमेंट के समय का भी जो सवाल पूछा जाता है ना, रिटायरमेंट वाले का, कि उस समय भी कुछ रिटायरमेंट के सेवानिवृत्ति के समय कितने रुपए तक के गिफ्ट दे दिए जा सकते हैं, और स्टाफ को नाश्ता कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर जुबली से पूछा गया, तो इनका जो आंसर है ये आपका 4000 है, आपके सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के लिए 4000 है ना। तो और क्या क्या ऑप्शन थे इसमें, मतलब 4000, 5000 ऐसा कुछ था ऑप्शन। बाकी सिल्वर जुबली के लिए 4000 रुपये तक के अवार्ड आपको दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये है, ओटीएस प्रपोजल इज वैलिड फॉर हाउ मेनी टाइम। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया था, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक पहुंच रही है आवाज? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं। तो अभी जरा चैट बॉक्स का मैं बताइए, जरा आ रही है आवाज, आ रही है? तो बहुत सारे साथियों का फीडबैक आप लोगों ने अभी सुना, कि सभी साथी बताए कि लगभग 45 क्वेश्चन जो हैं, 45 क्वेश्चन जो है रिकॉल क्वेश्चन से आए थे। अभी यहाँ पर हम पहला सवाल जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, मटेरियल अल्ट्रेशन, काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जब भी किसी ऑर्डर्ड चेक को बियरर में चेंज किया जाता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा सवाल आया था कि क्रॉसिंग जो है एक बियरर कर सकता है, कौन कौन से क्रॉसिंग कर सकता है। तो वो किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग कर सकता है, जनरल क्रॉसिंग कर सकता है, स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। उसको ड्रॉयर से पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल आया था कि इंटरेस्ट टेबल कोड क्या है, एक्स स्टाफ TD 555 डिपॉजिट स्कीम एज पर SHGB बैंक। तो SHGB बैंक का एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है, टाइम डिपॉजिट 555 डेज, जो एक्स स्टाफ के लिए है। और ये डिपॉजिट स्कीम में जो टेबल कोड है TDASS है। और तो यहाँ होटल में लाइट चली गई थी, है ना, अभी कुछ शायद जनरेटर स्टार्ट किया तो फिर से स्टार्ट हो गया। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम डिपॉजिट के लिए मिनिमम टाइम पूछा गया था, तो मिनिमम टाइम होगा 5 इयर्स। सिल्वर जुबली अवार्ड जो दिया जाता है वो कितने अमाउंट का दिया जाएगा, बैंक टू बैंक डिफर करता है। यहाँ 4000 रुपये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के लिए। बफरिंग हो रही है, हाँ नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा सा बियर करिए, है ना। जैसे आपको जो है इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा, अभी बफरिंग जरूर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। अब साउंड भी नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। ओके, जरा मैं दूसरा नेट इस्तेमाल करके देखता हूँ, रुकिए जरा। सर ठीक। अभी आवाज आ रही है? हाँ यहाँ पर दो अरे। समस्या, एक तो यहाँ होटल का वाईफाई भी नहीं चल रहा है, जैसे मोबाइल का भी नहीं चल रहा है। कमाल हो गया ये, बिना नेट के कैसे चलेगा? हम्म। यही है। ओके, चलिए अभी तो आ रही होगी आवाज ना। हाँ, तो यहाँ पर ओटीएस प्रपोजल के लिए ये सवाल, जी। फिर नहीं आ रही क्या आवाज?
तो ये ओटीएस प्रपोजल जो है वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज या टाइम से, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। कुसुम जी जरा आवाज जा रही है तो रवि कोई क्या सवाल पूछा था ओटीएस से रिलेटेड? कुसुम सर जी। ये एग्जैक्टली तो मतलब याद नहीं है, बट ये था कि ओटीएस मतलब कितने टाइम तक ओपन रह सकता है, ऐसे कुछ करके था सर। अच्छा। उसमें ऑप्शन थे कि 7 डेज, 14 डेज, मैक्सिमम आंसर 30 डेज था सर उसमें। ओके। तो हाँ नॉर्मली जी। अगर ये पूछा गया है कि ओटीएस जब सैंक्शन हो जाता है तो कब तक वैलिड रहता है, वो 6 मंथ होता है, कई बैंक नहीं, की ये, पॉलिसी में ऐसा ये होता नहीं पूछ इस ये नहीं था सर, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं था कि मतलब सैंक्शन हो जाए। वो बस था कि ओपन कितने टाइम तक मैक्सिमम रह सकता है है। ओके। ओटीएस। तो इसमें ओपन थोड़ा सा सर्कुलर एक बार रिफर करके कल बताइएगा, कल जो बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसको रिपीट ले लेंगे। ओटीएस हाँ से जी सर। रिलेटेड क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है, तो हम सर्कुलर से रिफर करके इसको निकालेंगे, क्योंकि सर्कुलर में हूबहू एक पॉइंट लिखा है कि ये हमारे एक सुमित जी ने कुछ लिखा है, इन हाउ मेनी डेज ओटीएस प्रपोजल सेंस टू आरओ फॉर कंप्लीशन। हाँ हाँ, ये तो 7 डेज है, ऐसा सवाल पूछा गया था, है ना कुसुम जी? ये सही बता रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज ओटीएस प्रपोजल सेंड टू आरओ फॉर कंप्लीशन, मतलब जब ओटीएस का ऑफर आया तो उसको कितने दिनों के अंदर आरओ भेजना है ताकि वो कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि ओटीएस में दो पार्ट होते हैं, एक कंट्रीब्यूशन होता है जो कस्टमर देता है, दूसरा पार्ट जो होता है हेड ऑफिस से लेना होता है, तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजना होता है, तो वो लिखा है। तो वो 7 डेज है, 15 डेज है, थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा। पॉलिसी में कोई साथी हैं, सोमदत्त जी हैं या तो रवि जी हैं, इसके आपके पॉलिसी में 7 डेज होना चाहिए आरओ में, 15 डेज तो एचओ में, है ना? तो ये जरा एक बार सर्कुलर में देख लीजिएगा, कल देख हम लोग सर सुनेंगे। ऐसा आर में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। हाँ जी रवि जी। आर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको देखेंगे, इसको देख लेते हैं कल, है ना? चलिए अगला सवाल सर आप। ओटीएस को लेकर सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। जो परक्यूजिटी परक्यूजिट अमाउंट होता है सर, बेवकूफ जो करते हैं, उससे क्या टीडीएस का कोई नया प्रावधान आया है क्या सर? आया है, अभी आपका जब ओटीएस वाला पॉलिसी करूंगा तो उसमें डिटेल समझा दूंगा पॉलिसी के साथ, ठीक है? अभी अभी आप लोगों का सेशन स्टार्ट होगा ना जिसमें ओटीएस पॉलिसी पढ़ाएंगे, तो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है विपिन जी? ओके सर। हाँ उसमें कर देंगे। कारण क्या है ना, उसमें एक जहाँ भी डिपॉजिट करते हैं वहाँ पर प्रिक्वेस्टी का आया हुआ है, उसके लिए हम लोग अलग से डील करेंगे, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर लोन सेंक्शन फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट एज पर एसएचजीबी? तो एसएचजीबी के लोन पॉलिसी में जो छोटे प्रोजेक्ट होंगे, 50,000 से कम वाले लोन होंगे, माइक्रो प्रोजेक्ट्स मतलब प्रायोरिटी सेक्टर के लोन होंगे, तो उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है ये पूछा गया था। तो टर्न अराउंड टाइम जो होंगे, टर्न अराउंड टाइम पूछा गया, ये 7 डेज होने चाहिए, 7 डेज हैं यहाँ पर। 1 वीक इन 1 वीक या 7 डेज सर हैं। ये 2 लाख तक के लोन पूछे गए थे सर। हाँ रवि दो जी। लाख तक के लोन के लिए पूछा गया था, एमएसएमई में कितने दिन के अंदर करना होता है। हाँ तो वो भी 7 डेज ही है आपकी पॉलिसीज में। हाँ सोमदत्त जी बताएं जरा, ये क्या पूछा गया था माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए? सर 2 वीक है ये। अच्छा अप टू एमएसएमई। 2 लाख का है ना सर जो प्रपोजल हाँ हाँ। एडवांस? जी 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 जी। तो अगर 2 लाख का होगा तो फिर 14 डेज में होता है, अदरवाइज 50,000 तक के होंगे तो 7 डेज में होता है ना? जी 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 जी। तो क्वेश्चन में अगर 2 लाख का होगा तो फिर 14 डेज में होगा। वो सही। 2 वीक्स का था सर, उसमें 14 भी नहीं। हाँ। तो ये देखिए अभी प्रमोशन एग्जाम में टर्न अराउंड टाइम, आपका ये टर्न अराउंड टाइम पॉलिसीज भी मैंने कराया था। टर्न अराउंड टाइम का एक पार्ट ऐसा है अभी जो सभी प्रमोशन एग्जाम में आ रहा है, उसका वजह यही है कि जब आप अधिकारी और शाखा प्रबंधक बने तो सही समय पर ग्राहक को लोन जो है डिस्पोजल करें लोन प्रपोजल का, इसीलिए ये पूछा जाता है। तो इसको जो है ध्यान देने की बात है। यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं था इसलिए आंसर नहीं लिखा। अगर 50,000 से नीचे होगा
या प्रायोरिटी सेक्टर के लोन होंगे 25,000 से नीचे होंगे तो वो विदिन 7 डेज होंगे, और 2 लाख तक के होंगे तो ये 14 डेज होंगे या 1 फोर्टनाइट होंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द कंपनसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड क्रेडिट ऑफ पेंशन। अगर किसी कारणवश पेंशन के क्रेडिट करने में डिले किया गया तो उसमें ग्राहक को कंपनसेशन कितना दिया जाएगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ये मैंने सेशन में पहले भी बताए थे कि जब भी पेंशन क्रेडिट किया जाता है, अगर उसमें कोई डिलेट हुआ तो डिलेट पीरियड के लिए 8% का इंटरेस्ट दिया जाता है। 8% का इंटरेस्ट जो है डिलेट क्रेडिट के लिए पेंशन में दिया जाता है। और अभी जब भी ये लगातार 2-3 प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल आया है, तो आपके प्रमोशन एग्जाम में भी इसके आने की संभावना है, क्योंकि ग्राहक सेवा से जुड़े हुए, कस्टमर सर्विस पॉलिसी से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं ज़्यादा। तो जो भी चीज़ें ग्राहक सेवा से संबंधित हैं, जैसे कंपनसेशन हो गया, और आपके कस्टमर सर्विस कमेटी से होंगे, कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडक्शन मैकेनिज्म से होंगे, उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो पेंशन क्रेडिट में डिले हुआ तो 8% का इंटरेस्ट मिलेगा डिलेड पीरियड के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आवाज़ अभी पहुँच रही होगी, तो किसी भी समय ब्रेक भी हो सकती है, कंटिन्यू करते रहेंगे, बाधाओं के बाद भी इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये सवाल पूछा गया, if bank changes any terms and condition guideline then it should be informed to the customer within how many times। अगर बैंक कोई चेंजेस करता है अपनी स्कीम में, अपने पॉलिसीज में कोई चेंज करता है, तो कितने दिनों के अंदर ग्राहक को सूचना देनी होती है। तो ये प्रियोर सूचना होता है, जैसे अनुष्का जी ने कहा, इसको बोलते हैं पहले। मतलब अगर कोई स्कीम बंद करना है तो उसके बंद करने से कितने दिन पहले वो सूचना देना होता है। और सूचना देना होता है, व्यक्तिगत सूचना दे सकते हैं, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना होता है, बैंक के वेबसाइट में देना होता है। ये डिटेल जो है BCSBI के गाइडलाइन में बताई गई है। तो BCSBI के जो एक सेशन भी किया था हमने BCSBI का, उसमें भी जाके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये इसका आंसर है 30 डेज प्रियोर, 30 डेज प्रियोर। एक और भी बात आती है जहाँ पर जो MITS में अगर कोई चेंज हुआ किसी स्कीम को, तो अगर बिना इन्फॉर्म किए बैंक ने चेंज कर दिया तो भी 30 दिनों के अंदर उनको जो है इन्फॉर्म करना होता है। और 60 डेज के अंदर वो कस्टमर अगर पसंद नहीं आया तो उसको वापस बंद कर सकता है, ये भी पॉलिसी में कहा गया है। तो यहाँ पर 30 डेज वाला सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल है, कोई चेंजेस किए तो 30 दिन पहले जो है इसको इन्फॉर्म करना होता है। चलिए अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल, पढ़ते पढ़ते आप आंसर दे दोगे। कस्टमर A and B ऑपरेट जॉइंट अकाउंट विद सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक with nominee C with a either survivor mandate, and if suddenly A dies then after maturity the payment will be made to whom। यहाँ पर बोला गया है A और B दोनों दो खातेदार हैं, दोनों सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक आते हैं और जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं। साथ ही वो एक नॉमिनी देते हैं, एक नॉमिनी C देते हैं, और एक मैंडेट ये रहता है कि दोनों में से कोई भी पैसा निकाल सकता है किसी समय, आइदर या सर्वाइवर। ऐसे कंडीशन में किसी समय एक की मृत्यु हो गई और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो आफ्टर मैच्योरिटी पेमेंट किसको मिलेगा। वाह, ये तो हमारे सोमनाथ दास जी लिखते हैं सी एंड लीगल हेयर ऑफ ये कैसे होगा, है ना। फौजी प्रदीप जी देखो, देखिए, है ना, बी में 100 लगा दिए, B/100 लगा दिए, 100% सही। सभी साथी तो बी लिख रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आपके प्रमोशन एग्जाम में भी ये सवाल आएगा। बड़ौदा यूपी बैंक के सवाल में जून महीने के में ये सवाल बिल्कुल आएगा। A और B जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, दोनों की मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। एक ही मृत्यु हुई है तो जो बचा हुआ है वो पैसा ले जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा लेना है तो जो बचा हुआ है और जो मर गया उनके लीगल हेयर दोनों को मिला के पैसा देंगे। ये क्लियर हो गया तीनों केसेस में। A और B जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, मैंडेट है आइदर सर्वाइवर, C नॉमिनी है। अगर एक ही मृत्यु हो गई है, मैच्योरिटी के बाद कोई पैसा लेने आएगा तो B को पैसा दे देंगे।
मैच्योरिटी से पहले पैसा लेने आता है तो जो बचा हुआ है और जो मर गया उसके लीगल हेयर को दोनों को मिला के देंगे। अगर दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को देंगे। क्योंकि यहाँ पर केस क्या था, एक की मृत्यु हो गई है तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसको मिलेगा, तो पैसा मिलेगा सर्वाइवर को, बी सर्वाइवर को पैसा मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया। पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आप लोगों ने सोचा भी नहीं, सीधा आंसर दे दिया। क्योंकि ये क्या सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो 100 बार एग्जाम हुआ है तो 100 बार ये सवाल आया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। If A comes to Sarva Haryana Gramina Bank and requests to open a joint account with his relative with the mandate that till he lives he will operate the account. After the death of him, the payment will be made to his relative. Then this type of operation mandate is called as। यहाँ पर बोला गया है एक व्यक्ति ये आपके सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आता है और आपसे कहता है कि शाखा प्रबंधक महोदय, मुझे मेरे रिश्तेदार के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, लेकिन उसमें एक शर्त रहेगी कि जब तक मैं जिंदा हूं वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। जो रिश्तेदार है पैसा नहीं निकाल पाएगा, ना ही लेन देन कर पाएगा। वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर रहेगा लेकिन लेन देन मैं करूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ही पेमेंट लेन देन करूंगा, मेरे मरने के बाद ही पैसा उसको दे देना, बात खत्म। तो इसको बोलते हैं कौन सा मैंडेट है। वाह, बहुत सारे साथी हैं ना, सब जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन तरीके से ये हुई ना बात। रूपा जी ने लिख दिया फॉर्मर एंड सर्वाइवर। रूपा जी बोल रहे होंगे सर ये सवाल तो ना एकदम से वो है ना, कैसे अपना रिजर्वेशन कर लिया है, ऐसे टाइप का होता है ना, सीट पक्का करके रखा है। पॉपुलर सीरीज का सवाल है। चलिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मर एंड सर्वाइवर, ये दोनों सवाल जो हैं ये जैसे पॉपुलर है ना, मोदी जी वाले सवाल हैं। वो चाहे वो लखनऊ से करें, चाहे बनारस से करें, और चाहे कहीं से भी करें, यही सवाल आएगा। तो ये फॉर्मर एंड सर्वाइवर, और एक है आइदर एंड सर्वाइवर, जिसमें जो जॉइंट अकाउंट ऑपरेशन में, ये दोनों सवाल पॉपुलर सीरीज के हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एकदम बच्चों वाला सवाल आ गया। विच कोड इज यूज्ड इन एनईएफटी रेमिटेंस। वाह, हर हर महादेव लिख दिए। बताइए, ये तो सर अब तो आखिरी आखिरी चल रहा है एनईएफटी का, सब तो अब यूपीआई कर रहे हैं। अब एनईएफटी, ये धीरे धीरे लोग आईएफएससी कोड भी भूल जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं ना। क्योंकि आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है पल पल के जैसा। आज देखिए, आज सब चीज़ों को पहले चेक का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता था, चेक कम हो गया। फिर एटीएम कार्ड्स का चलन हो रहा था, अब एटीएम कार्ड्स भी कम हो गया। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, क्यूआर कोड आ रहे हैं। पता नहीं आने वाले दिनों में तो मोबाइल नंबर ऐसे ही चलेगा, या चेहरा देख के ऐसा देखेंगे ना, जैसे ये हमारे सामने है क्या, मनोज कुमार जी है ना, विजय सेन जी है ना, विजय सेन जी के चेहरे को ऐसे दिखाए, स्कैन किए, पैसा चला गया। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आएगा। तो विच कोड इज यूज्ड इन एनईएफटी रेमिटेंस। तो एनईएफटी रेमिटेंस में एक कोड यूज होता है जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं। और ये कितने डिजिट का होता है मेरे साथी, जरा टाइप करके बता दीजिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड, जो आरटीजीएस एनईएफटी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये होते हैं 11 डिजिट के होते हैं। और जो पेमेंट सेटलमेंट्स होते हैं ये एनईएफटी और आरटीजीएस में यूज होता है। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एज पर एसएचजीबी पॉलिसी, कॉन्करेंट ऑडिटर में बी allotted to the branch for which distance। थोड़ा सा कुसुम जी ये थोड़ा बताएंगे सवाल किस तरीके से आया था, कि कॉन्करेंट ऑडिटर को कितने डिस्टेंस में किया जाए। हाँ जी, सही सर ऐसे एक था क्वेश्चन था। हाँ रवि जी बताइए, आप बताइए पहले, फिर कुसुम जी से बात करेंगे। मनोज जी बताइए। सर एक क्वेश्चन आया था जीआईबी में कि आज के जो यूटीआई नंबर है कितने डिजिट का होता है। कौन सा मुखिया का नंबर। यूटीआर नंबर आता है। हाँ, यूटीआर नंबर का तो किसी सेशन में चर्चा की थी, अभी आपको गिनना पड़ेगा यूटीआर नंबर का, बता देता हूँ। बाकी ये सवाल इस किलोमीटर से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं, मैं यूटीआर नंबर का भी बता देता हूँ, यूटीआर नंबर कितने डिजिट का होता है। सर इसमें वही है, जो एक्स सर्विसमैन, जो कंकरेंट ऑडिटर हम हायर करते हैं, उनको जो पोस्टिंग है या जो कितने एरिया तक उनको दी जाती है, कितने अच्छा, एरिया के अंदर अंदर उनको जॉब दी जाती है। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक बोले। जो भी एक्स सर्विसमैन हमारे, जिनको हम लोग पोस्टिंग करते हैं, तो उनको जो है
कितने किलोमीटर तक दे सकते हैं? क्या क्या ऑप्शन था इसमें? ये तो कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा फिर तो आपकी। जैसे सर 30 था, 40 था, और शायद 21 भी था, 50 भी था। हाँ, तो उसका 30 किलोमीटर मेरे को याद आ रहा है, लेकिन अभी फिर भी ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते, एक बार पॉलिसी देख लेंगे। तो ये अच्छा आपने बताया कि जो स्टाफ होते हैं उनको कॉन्करेंट ऑडिट नियुक्त करते हैं। तो कहाँ से डिस्टेंस बोला था, उनके हेडक्वार्टर से? हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर होगा। देखो आपकी पॉलिसी में। हाँ जी सर, उनके उनके हेडक्वार्टर से जो जहाँ उनका घर है वैसे ही था। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए चिंता की बात नहीं है, अभी उनकी पॉलिसीज और बची हुई हैं, पॉलिसी पढ़ाएंगे। इनका 30 किलोमीटर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पॉलिसी में एक बार और देख लेंगे तो तय होगा। कुसुम जी, याद आ रहा है आपको कुछ? 50 किलोमीटर है सर ये 50 डिस्टेंस, किलोमीटर है आपके में? मैक्सिमम अप टू 50 किलोमीटर। अच्छा, मैक्सिमम। तो आप बोल रहे हैं तो जरूर होगा, क्योंकि आपने काफ़ी मैंने देखा था, आपको काफ़ी कुछ याद है। फिर भी हम इसको कंफर्म कर देंगे। एक बार मुझे व्हाट्सएप में दे दीजिएगा, तो कल जो बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें से ऐड कर दूंगा मैं, है ना? चलिए। और एक साथी का मनोज कुमार जी पूछ रहे थे, आरटीजीएस यानी क्या यूटीआर नंबर? यूटीआर नंबर 22 डिजिट का होता है, और आपका आरटीजीएस में और एनईएफटी में 16 डिजिट का होता है। ऐसा क्या पूछा था मनोज कुमार जी? ये आरटीजीएस में पूछा था, एनईएफटी में पूछा था? नेफ्ट में पूछा था सर, नेफ्ट था। नेफ्ट में 16 डिजिट का होता है ना? जी क्या सर, लगा दी? क्या लगा, क्या है? 16 लगाया था सर, 16। अरे वाह, तो बढ़िया है, 16 लगा दिया था। सही हो गया फिर, है? चाय कंफर्म कर रहे पिलाई। थे सर। 16 लोग हैं यहाँ पर, 16 लोगों को चाय पिलानी पड़ेगी आपको। चलिए, जी सर, अगला जी सवाल सर। आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए। एसएसजीबी के कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी में ये बात कही गई है, एक्स स्टाफ को कॉन्करेंट ऑडिटर बनाएंगे, लेकिन उनको मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक पोस्टिंग दी जा सकती है, उनको काम दिया जा सकता है। तो ये हमारे साथी ने बताया, कुसुम जी ने, 50 किलोमीटर। मुझे याद आ रहा था 30 किलोमीटर, लेकिन अब पॉलिसी रिफर कर लीजिएगा। और ये नया क्वेश्चन आपको मिला है, नोट्स बना के इसको अच्छे से देख लीजिएगा अपने पॉलिसीज में। चलिए, अब ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिलेटेड टू टीडीएस 194N। ये क्या आया था जी? रवि यादव जी, याद आ रहे हैं? टीडीएस से रिलेटेड 194N, जो कैश विड्रॉल से होता है, उस पर क्या आया था कुसुम जी, याद आया आपको? सर ये पूछा हुआ था कि जो सेक्शन 194N है वो किससे रिलेटेड है, तो उसमें अच्छा, ऑप्शन था भी टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, ऐसे फिर ऑप्शन दिया हुआ ओके, था ये नीचे। तो बढ़िया आसान सा सवाल पूछ लिया, है ना? हाँ जी कि हाँ जी सर। 194N जो है किससे रिलेटेड है? तो ये कैश विड्रॉल से रिलेटेड है, क्योंकि कैश में अगर 20 लाख रुपए से ऊपर के कैश विड्रॉल करते हैं तो उन पर टीडीएस का प्रोविजन है। अगर जो खातेदार है वो पैन कार्ड होल्डर है और रिटर्न दाखिल करता है, तो वो 20 लाख से ऊपर भी कैश विड्रॉल कर सकता है, 1 करोड़ तक। अगर 1 करोड़ से ऊपर के हैं तो फिर वो, अगर 3 साल का रिटर्न फाइल किया हुआ है तो 2% टैक्स लगेगा, और रिटर्न फाइल नहीं किया तो 5% लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन कैश विड्रॉल पे जो टीडीएस है वो लगता है आपका 20 लाख। अगर 3 साल का रिटर्न फाइल किया हुआ है और 20 लाख से ऊपर का जो आपका कैश विड्रॉल करता है, 20 लाख से ऊपर का रिटर्न फाइल किया हुआ है 3 साल का, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया है तो टैक्स लगेगा, 2% टैक्स लगेगा। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो इनका ये सवाल, ये समझ लीजिए, यहाँ पूछा गया था 194N जो है ये किससे रिलेटेड है? तो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। अगला स्क्रीन पर है, व्हाट इज द एडमिन चार्ज फॉर ऑफ द बैंक फॉर पीएमएसबीवाई प्रीमियम? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम का एडमिन चार्ज पूछा गया। तो सवाल थोड़ा जस्टिफाई कर दीजिए। तो क्या सवाल, कुसुम जी, क्या बोला इसने, क्या पूछा सवाल में? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सर यही पूछा था कि पीएमएसबीवाई में जो बैंक को मतलब बैंक जो को कितना कितना मिलता है? परसेंटेज ओके, बैंक को कितना ऑप्शन, मिलता है। ऑप्शन कितना कितना था? यही था सर, 1 रुपया, 1.5 रुपया, मतलब ऐसे ही था, 1 2 करके ही बस।
तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम होता है 20 रुपया पर कस्टमर पर सब्सक्राइबर पर एनम, और इसका 18 रुपया इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 1 रुपया कमीशन जाता है, बीसी कमीशन जाता है, एजेंट कमीशन जाता है, और 1 रुपया एडमिन चार्ज होता है। तो पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई बीसी इसको मोबिलाइज करता है तो 1 रुपये जो है आपके उसमें मिल जाएगा, बीसी को मिल जाएगा, 1 रुपया एडमिन चार्ज मिल जाएगा। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में आ जाता है तो पॉलिसी में कहा गया है कि उसका बेनिफिट ग्राहक को दिया जाए। तो एडमिन चार्ज पूछा गया इसलिए 1 रुपया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा सवाल, हम चुटकी बजाते हुए लिख लेंगे हमारे साथी। व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है? और ये भी बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, लगातार हर सवाल, ये सवाल जो है हर एग्जामिनेशन में आ रहा है। ये होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज 3 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज होता है, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज होता है, एक होता है पारिपासु चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है? जो बदलता नहीं है, वो चार्ज जो सिक्योरिटी है जहां पर बदलता नहीं है वहां पर चार्ज क्रिएट कर दो तो उसको फिक्स चार्ज कहते हैं। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है? जैसे आपकी सिक्योरिटी बदलती रहती है, जैसे एक एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, साबुन शैम्पू बदल जाएगा, इस बार रेक्सोना आएगा, फिर उसके बाद कुछ आपका लक्स आएगा। तो जहां पर सिक्योरिटी बदलती है वहाँ फ्लोटिंग चार्ज लगता है, जहां पर सिक्योरिटी नहीं बदलती वहाँ फिक्स चार्ज आता है। तो उनमें से एक टाइप है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी बदलती नहीं, तो उसमें जो चार्ज लगेगा यहाँ पर मॉर्गेज चार्ज लगेगा, मॉर्गेज लगेगा। और पारिपासु चार्ज लगता है कॉन्सर्टोरियम लोन में, जहाँ एक पार्टी को लोन एक से अधिक बैंक देते हैं तो उनके प्रोपोर्शनल रेट पे जो लोन देते हैं उसी आधार पर उनका सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पर पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इसमें समझने वाले लिए बात नहीं है, 5 सेकंड में इसको आप बना देंगे। दूसरा सवाल है, इक्विटेबल मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड एट विच सेंटर? इक्विटेबल मॉर्गेज जो है कहाँ क्रिएट किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया। ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सभी साथी अच्छा कर ले देंगे इसको। कि इक्विटेबल मॉर्गेज जो है वो आप कौन से सेंटर में क्रिएट करते हैं? आप लोग बताइए कौन से सेंटर में क्रिएट करते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज? यहाँ पर जो सवाल है, नहीं सेंट्रल रजिस्ट्री की बात कही गई है, नहीं कुछ। इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए कहा गया है ये नोटिफाइड एरिया होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इस जगह में जो है इक्विटेबल मॉर्गेज किए जा सकते हैं। और इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जहां पर कोई ग्राहक जो है अपने रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लाके बैंक को जमा कर देता है, जस्ट जमा कर देता है, तो उसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। इस उद्देश्य के साथ, इस इंटरेस्ट के साथ कि मैंने आपके बैंक से जो लोन लिया है अगर वो मैं नहीं पटा पाया तो उसकी सिक्योरिटी में इसको रखिए, और मैं नहीं पटा पाया तो इस पर बैंक कब्जा कर सकती है, बेच सकती है। ये इरादा लेके अगर वो डिपॉजिट कर देता है अपने रजिस्ट्री को, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें जो चार्ज क्रिएट होता है उसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। और ये चार्ज क्रिएट होता है एज पर नोटिफाइड एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एरिया होता है जहां पर टाइटल डीड जमा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंट फॉर रूरल एरिया विदाउट न्यूज़पेपर एड नोटिस फॉर प्रीमाइसेस। अभी देखिए रूरल एरिया में ये 2 चीजें ऐड हो रही हैं आपके सवाल में। एक तो रूरल एरिया में प्रीमाइसेस का एरिया मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितने प्रीमाइसेस के एरिया में आपका जो बैंक ले सकता है, कितना एरिया में। दूसरा रेंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है कि रेंट जो है रूरल एरिया में कितने रुपए तक का मैक्सिमम रेंट लेंगे तो बिना नोटिस के, बिना न्यूज़पेपर ऐड के आप जो है उसको दे सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, ये बात की गई है। तो इसमें अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी होगी। यहाँ पर जो पॉलिसी है ये संदीप मिश्रा जी 2,40,000 ये नहीं है, ये तो टीडीएस है। 2,40,000 अगर कोई रेंट लेते हैं तब टैक्स लगेगा, वो अलग है। आप 2,40,000, यहाँ पर क्या है कि रेंट की बात की गई है। अगर रूरल एरिया में आप बैंक के लिए प्रीमाइसेस देख रहे हैं तो मैक्सिमम रेंट कितने रुपए तक होगा, तो बिना न्यूज़पेपर ऐड दिए, बिना नोटिस किए आप प्रीमाइसेस ले सकते हैं। तो इनके लिए 15,000 है, आपके लिए अलग हो सकता है, पॉलिसी रिफर करना पड़ेगा।
तो कुसुम जी आपका यही सवाल था, कुछ और था कुछ इसमें? हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ था कि मतलब बिना मतलब नोटिस या बिना उसके आप कितने तक रेंट या लीज ऐसे रेंट ले सकते हैं। लीज पर दे सकते हैं, ओके। पर ये इसमें देखिए, ये भी ऐड था कि ले भी सकते हैं, बीच में छोड़ भी सकते हैं, ऐसा भी था, दो तीन मतलब स्लैश करके दिए गए थे उसमें। हाँ बिल्कुल, ये प्रीमाइसेस पॉलिसी में मिल जाएगा, प्रीमाइसेस पॉलिसी में ये मिलता है, और यह एक्सपेंडिचर पॉलिसी में भी मिलेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। इफ कस्टमर वांट्स टू पे 5 year advance rent for a small locker for urban area, then the amount is, यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई ग्राहक आता है बैंक में और वो स्मॉल लॉकर लेता है अर्बन एरिया में और 5 साल का एडवांस पे करता है तो उसको कुछ कंसेशन मिलता है। तो वही पूछ रहा है कि वो अमाउंट कितना है। तो कितना है रवि जी? अगर कोई ग्राहक आता है आपके पास और लॉकर लेता है, 49,000। हाँ, तो लॉकर के केस में ये करते हैं ग्राहक से कि ग्राहक अगर एडवांस पे कर देता है तो उसको कुछ कंसेशन है, अदरवाइज अगर एडवांस नहीं पे करता है तो ये 10,000 है, लेकिन अगर एक साथ पे करना चाहता है तो वो है 9,000। जैसे हमारे साथियों ने लिख दिया 9,000, है ना? तो ये 9,000 इसका आंसर है। तो 5 साल का एडवांस रेंट पे करना चाहता है तो यहाँ पर 9,000 है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल यहाँ पूछा गया, व्हाट इज द इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट क्या है? इंडोर्समेंट, ये तो आप सभी साथी जो हैं, हर सभी एग्जामिनेशन में ये सवाल आता है। इंडोर्समेंट के लिए आप लोग जानते होंगे, जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक वगैरह आपके पास आता है, चेक के पीछे में इस उद्देश्य के साथ साइन कर दिया जाए कि इस चेक का भुगतान किसी थर्ड पार्टी को कर दिया जाए या उसका नेगोशिएशन कर दिया जाए और चेक के पीछे साइन कर दिया जाए, तो इसे इंडोर्समेंट कहते हैं। तो इंडोर्समेंट इज ए प्रोसेस फॉर साइनिंग ऑन बैक साइड ऑफ चेक फॉर नेगोशिएशन ऑफ द पेमेंट। अगर चेक के पीछे, जिसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट की गई है, तो किसी चेक के पीछे साइन कर दिया जाए इस उद्देश्य से कि उस चेक का भुगतान किसी दूसरे पक्ष को कर दिया जाए, इस प्रक्रिया को आप इंडोर्समेंट कहते हैं। हम नहीं ले सकते बट कस्टमर दे रहा है हिमसेल्फ, स्पेशल पर्सन, है ना? चलिए अब बात करते हैं अगले स्क्रीन पर, अगले सवाल पर। एज पर SHGB न्यू सर्कुलर डेटेड 17 February 2023, परमिशन इज टू बी ऑब्टेन फॉर डिपॉजिट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम HO। यहाँ देखो ताजा तरीन, अभी आप 17 फरवरी को सर्कुलर आया SHGB का, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि कितने रुपए तक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें परमिशन लेना होता है हेड ऑफिस से। तो यहाँ पर SHGB का नया सर्कुलर आया, वो सर्कुलर गया होगा IBPS के पास, उसमें से जुड़ा हुआ सवाल आया। तो ये जो है हमारे साथियों ने बताया कि ये है, इंटरेस्ट रेट 10। कितना है? 10 करोड़। 10 करोड़ का अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो उनमें क्या है, परमिशन लेना पड़ेगा HO को, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, 10 करोड़ से ऊपर में इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, इसलिए उनका कहना है कि हेड ऑफिस से ये परमिशन होना चाहिए नए पॉलिसी में। चलिए, क्योंकि आप सोचो बैंकिंग की जो परिभाषा कि 10 डिपॉजिट तो लेते हैं, लेकिन डिपॉजिट में क्या होता है, खर्चा होता है ना? डिपॉजिट में खर्चा होता है, तो जहाँ खर्चे वाली बात होगी तो यहाँ पर होगा, अगर उसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे सही जगह तो इसलिए दिक्कत होगा, इसलिए ये परमिशन मांगना पड़ता है हेड ऑफिस से। तो ये पॉलिसी अपने अपने बैंक की पॉलिसी है, ये इसके हिसाब से SHGB की पॉलिसी में 10 करोड़ है। सर ये इंटरेस्ट रेट का सर्कुलर है और उसके अंदर 10 करोड़ तक के ही इंटरेस्ट रेट बैंक में दिखा रखे हैं, उसके ऊपर रेट जो है एक्चुअल डिसाइड करते हैं। हाँ हमने देखा अभी 17 फरवरी का आपका सर्कुलर आया, उसी सर्कुलर के आधार पर ये सवाल पूछा गया। अच्छी बात है, और काफ़ी साथी हमारे साथ जो है उन लोगों ने सही किए हैं, एक साथी का बस थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी साथियों का मैसेज आया उन्होंने सही किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच इज नॉट अंडर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में निम्नलिखित में से कौन सी फैसिलिटी जो है
वो अवेलेबल नहीं है। ये कहा गया है कैश विड्रॉल, चेकबुक रिसीट, डिपॉजिट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज, डिपॉजिट ऑफ कैश रिसीट। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग सही किए होंगे, सभी लोग सही किए हैं। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी है ना, सभी साथी जो हमारे बड़ौदा यूपी बैंक के साथी हैं, आदित्य कुमार जी, अनुष्का जी, आशीष जी, बबलू जी, सब लोग ये ना ये नोट कर लीजिएगा, जितने टॉपिक्स पे सवाल आ रहे हैं उन पर अगर सेशन हमारे छूट गए तो मुझे याद दिलाइएगा, सेशन करवाएंगे। कारण क्या है कि जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में क्या क्या चीजें आते हैं, हालांकि सेशन में ले चुका हूँ कॉमन सेशन, जो पीएसबी अलायंस के लिए डोर स्टेप आया है, आपकी बैंक की भी पॉलिसी का हम लोग कर लेंगे। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में कैश विड्रॉल है, चेकबुक रिसिप्ट है, और डिपॉजिट ऑफ कैश रिसिप्ट है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, लाइफ सर्टिफिकेट है, लेकिन डिपॉजिट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज इसके अंदर में नहीं है। तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा। तो यहाँ ये डिपॉजिट जो है इक्विटेबल मॉर्गेज आपका डीएसबीएस के अंतर्गत नहीं आता। विपिन जी लिखते हैं इंटरनल बीपीयू का सेशन करा दीजिए। जरूर कराएंगे, मंडे से आप लोगों का सेशन होगा, निश्चिंत रहिए। एक एक पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे। ये पॉलिसी सारे जितने भी पॉलिसीज हैं आपके सर्कुलर करेंगे, बस आपका लेटेस्ट सर्कुलर मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। चलिए अगला स्क्रीन पर आपके सवाल देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इन्वेस्टमेंट इज सोन इन विच शेड्यूल ऑफ द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन से शेड्यूल में आता है, जरा आप लोग बता दीजिए, इन्वेस्टमेंट कौन से शेड्यूल में आता है। इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में आता है। तो हमेशा जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप लोग देखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो शेड्यूल आता है वो 8 नंबर शेड्यूल पे आता है। कौन से शेड्यूल पे आता है? 8 नंबर शेड्यूल पे आता है। वाह बहुत बढ़िया, सभी साथियों ने तो टाइप कर दिया फटाफट, 8 8 8 8। और एडवांसेस जो होगा 9 होगा, एडवांसेस होगा 9। तो आप लोग को याद रखने के लिए, जब बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी पार्ट होता है, एक होता है एसेट पार्ट होता है। तो शेड्यूल 1 में कैपिटल को दिखाया जाता है, शेड्यूल 2 में रिजर्व प्लस सरप्लस को दिखाया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट वगैरह हो गया। जो आप कल के सवाल में किसी में आया था, प्रॉफिट और लॉस को कहाँ दिखाए जाएंगे, तो वो दिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो लाइबिलिटी साइड शेड्यूल 1 में कैपिटल को दिखाया जाता है, शेड्यूल 2 में रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाया जाता है, शेड्यूल 3 पॉपुलर सीरीज का है डिपॉजिट को दिखाया जाता है, शेड्यूल 4 बोरोइंग को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? बोरोइंग को। और शेड्यूल 5 जो है अदर लाइबिलिटी प्रोविजन। तो 5 शेड्यूल जो है लाइबिलिटी साइड है, 1 से लेके 5 शेड्यूल जो है लाइबिलिटी साइड है। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में जब आते हैं तो एसेट साइड में आपके 7 शेड्यूल होते हैं। कितने शेड्यूल होते हैं? एसेट साइड में 7 शेड्यूल होते हैं। कैसे? शेड्यूल 6 होता है कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, जो कैश इन हैंड हो गया, बैलेंस विद आरबीआई जो है शेड्यूल 6 हो गया। शेड्यूल 7 होगा बैलेंसेस विद मनी विद कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में अगर पैसा रखा हुआ है कहीं पर, तो किसी को दिया हुआ है, तो उसको शेड्यूल 7 में दिखाएंगे। शेड्यूल 8 जो होगा इन्वेस्टमेंट होगा, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट होगा। शेड्यूल 9 जो होगा एडवांसेस होगा। शेड्यूल 10 जो होगा फिक्स एसेट होगा। शेड्यूल 11 जो होगा वो अदर एसेट होगा। और शेड्यूल 12 होगा कंटिजेंट लाइबिलिटी, जैसे फुट नोट में दिखाए जाते हैं, ये कंटिजेंट। तो बैलेंस शीट के ये 12 शेड्यूल होते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के भी शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 13 जो होगा इनकम का होगा। शेड्यूल 14 जो होगा अदर इनकम का होगा। शेड्यूल जो आपका 15 जो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का होगा। और शेड्यूल 16 जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का होगा। तो इतने सारे शेड्यूल आपको मौजवानी याद होना चाहिए एज ए बैंकर होने के नाते। इसीलिए आपको जो है शेड्यूल 8 जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सीआरआर इज डिसाइडेड बाय। सीआरआर जो है कौन डिसाइड करता है, जरा टाइप करके बताओ मेरे साथी। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो जो बैंकों का होता है सीआरआर, उसका रेट कौन डिसाइड करता है? सर ये ऐसे था कि कौन सा रेट है
जो आरबीआई डिसाइड नहीं करता, तो उसमें वही था एफडी इंटरेस्ट रेट। टीडीआर वाला था सर, वो टीडीआर। अच्छा, टीडीआर वाला था। जी जी। हाँ सर, यही था, कौन सा रेट आरबीआई डिसाइड विच नहीं रेट्स करता, तो उसमें नॉट एफडी डिसाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आरबीआई। था। ओके, चलिए, तो वो तो पॉपुलर सीरीज का सवाल है। वही सवाल सभी प्रमोशन एग्जाम में आ रहा है कि कौन सा रेट जो है मतलब इसमें से आरबीआई डिसाइड नहीं करती, या क्या सवाल आया था उसमें कि डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है, ऐसे ऐसे आया था क्या? नो सर, इन द फॉलोइंग विच रेट नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। अच्छा, हाँ, इन फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, वो है आरबीआई इंटरेस्ट ऑन उसमें डिपॉजिट, सभी थे सर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, और ये था सर एफडीआर, एफडीआर। कम वाला। तो जी आंसर होगा एफडीआर, क्योंकि सीआरआर डिसाइडेड बाय आरबीआई होता है ना। बैंक रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई होता है। और क्या आया था ऑप्शन में? रेपो रेट, रेपो रेट सीआरआर, रेपो रेट, जी जी, और एफडीआर। बैंक रेट, हाँ, एफडीआर। तो एफडीआर पर जो रेट है उसको बैंक इंडिविजुअल डिसाइड करती है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गया, अच्छी बात है ना। ये दो तीन साथी हैं हमारे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के टार्च से दिखाने के लिए, तो ये टार्च दिखाएंगे, एकदम हम लोग नदियाँ पार कर जाएंगे। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बैंक इन गार्नेसी ऑर्डर? ये सवाल जरा कैसा आया था, जरा सोमदत्त जी बताएं कि इसमें गार्नेसी ऑर्डर का क्या पूछा था, बैंकिंग का, बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप पूछा था, जी क्या जी जी पूछा? सर, हम्म। द स्टेटस ऑफ बैंक इन गार्नेसी ऑर्डर हाँ, डिसाइडेड, ये ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, कुछ ऐसा था सर। टर्न करके पूछा हुआ था, तो इसमें स्टेटस पूछा हुआ था बैंक का व्हाट द स्टेटस ऑफ बैंक। क्या क्या था ऑप्शन? डेटर, जजमेंट डेटर, अच्छा, क्रेडिटर, जी ये सभी थे सर, नन ऑफ दीज था। हाँ, जब भी गार्नेसी ऑर्डर रिसीव होता है, रिसीव होते ही बैंक को गार्नेसी कहा जाता है, बैंक को गार्नेसी कहा जाता है। और बैंक को जो ऑर्डर रिसीव होता है वो निसी, और उसको बोलते हैं ऑर्डर निसी, जिसके तहत बैंक उस खाते को जो है डेबिट फ्रीज कर देता है, उसको पैसे रोक लगा देता है। क्यों? क्योंकि अब जो वो क्रेडिटर था बैंक के लिए, वो उसका रोल बदल गया। बैंक का रोल तो वही रहा, डेटर, लेकिन अब वो कस्टमर जो है वो जजमेंट डेटर। क्रेडिटर नहीं रहा, अब वो जजमेंट डेटर हो गया। तो यहाँ पर चूंकि बैंक के लिए पूछा गया, तो बैंक का स्टेटस होगा, बैंक को गार्नेसी कहा जाता है, और बैंक होता है डेटर, बैंक डेटर ही होता है। कस्टमर का बदल गया, कस्टमर पहले, और गारनेसी ऑर्डर मिलने से पहले कस्टमर क्रेडिटर था, गारनेसी ऑर्डर जैसे मिल गया कस्टमर जजमेंट डेटर हो गया। अब वो न्यायिक देनदार हो गया, किसी और का देनदारी हो गया। लेकिन बैंक तो देनदार ही होगा, वहां से पैसा लेके बैंक कोर्ट को दे देगा, बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर डेटर, आप जजमेंट डेटर, इसका रिलेशनशिप होता है। लेकिन सवाल हमारे साथी ने क्लियर कर दिया कि यहाँ सर पर, हाँ, ये क्वेश्चन था सर कि जैसे कि अगर मतलब कोर्ट ऑर्डर आता है हम्म, तो उसमें ये लिखा होता बैंक विल एक्ट एज, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था फॉर डिपॉजिटर। हाँ, क्या क्या आया था ऑप्शन? ऑप्शन था सर डेटर, और बाकी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है सर अभी। हाँ, तो मैं डेटर, डेटर ही डेटर सही होगा उसमें, डेटर। हाँ, मतलब डैश करके फिर था फॉर द डिपॉजिटर। हाँ, डेटर, बैंक एक्ट एज ए डेटर, है ना, डेटर रहेगा। और आप जजमेंट डेटर रहेगा। लेकिन चूंकि बैंक के लिए स्टेटस पूछा है, इसलिए डेटर ही होगा। अगर कई बार बैंक को पूछता है बैंक को क्या कहा जाता है गार्नेसी ऑर्डर में, तो बैंक को गार्नेसी कहा जाता है। और जो पहला ऑर्डर रिसीव होता है जिसमें कोई क्लेम आता है कोर्ट से, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर निसी। दूसरा ऑर्डर है जिसमें कि पैसे मांगता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। और बैंक का स्टेटस होता है डेटर, कस्टमर का स्टेटस होता है जजमेंट डेटर। और न्यायालय में जो है वो जो व्यक्ति लगाया है वो होता है जजमेंट क्रेडिटर। क्योंकि उसका जिक्र हमारे पास खाता नहीं है, इसलिए हम लोग रिलेशनशिप उसके साथ नहीं दिखाते। अदरवाइज वो जजमेंट क्रेडिटर होगा लोन न्यायालय के रूप में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इफ बैंक हैड पेड द आउटस्टेशन चेक बिफोर कलेक्शन, देन द स्टेटस ऑफ बैंक इज। अगर कोई ग्राहक जो है चेक जमा करता है बैंक में, और बैंक में चेक जमा करता है, उसके बाद बैंक क्या करता है, चेक कलेक्शन को भेजता है। लेकिन कलेक्शन में आने से पहले अगर उस
जमा किए गए आउटस्टेशन चेक का भुगतान बैंक कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी कलेक्शन आएंगे उसके लिए बैंक का स्टेटस क्या होगा, ये सवाल है। ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, एनआई एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा ही है। इसको बोलते हैं होल्डर फॉर वैल्यू। जब बैंक आउटस्टेशन चेक का कलेक्शन से पहले ही पेमेंट कर देता है तो बैंक का स्टेटस होता है होल्डर फॉर वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको बैंक रखेगा, उसको सर बैंक इसमें क्वेश्चन ऐसे था कि कलेक्टिंग बैंकर के पास कोई चेक डिपॉजिट करवाता है और कलेक्टिंग बैंकर उसको क्लियरिंग में भेज देता है और वो वैल्यू अभी रियलाइज नहीं हुई है। हाँ तो इस कंडीशन में बैंक का स्टेटस क्या है, ये लिखा हुआ नहीं था कि उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। ओके ठीक है। तो उसमें एक बाकी ऑप्शन था होल्डर, एक था होल्डर फॉर वैल्यू। यही आंसर सही होगा, होल्डर फॉर वैल्यू। मैं समझ गया आपकी बात को। वहां पर एडवांस एडवांस नहीं लिखता, वहां पर लिखता है बिफोर चेक कलेक्शन अगर अमाउंट पेड कर दिया तो उसमें स्टेटस क्या होगा, होल्डर फॉर वैल्यू होगा। सही बात। अगला नहीं, सवाल आप। उसमें पेड लिखा हुआ नहीं था सर, पेड का कोई जिक्र नहीं था, ये था कि क्लियरिंग में भेज और वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है हम्म तो अभी सीधा कुछ है बैंक का स्टेटस है। लेकिन हमारे साथी लोग तो वही बता रहे हैं। कोई है कुसुम जी, पेड नहीं लिखा हुआ था, कोई सर और? यही क्वेश्चन था बिल्कुल, यही था ना? ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा है सर, होल्डर फॉर वैल्यू। हाँ हाँ वैसे ही था। कोई बात नहीं। थोड़ा कई बार मैं, इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं, आप तो 5-5 सेकंड में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना, तो याद नहीं रहता जी होगा, बट जी, यही है कि अगर वो थोड़ा सा इसका ना स्टेटमेंट चेंज किया हुआ था सर उसमें, थोड़ा सा अच्छा, लॉन्ग बनाया हुआ था इसको, इसलिए लॉन्ग, थोड़ा सा उसमें पजल था वो। हाँ लॉन्ग बनाया हुआ था, लेकिन आप जब समझ गए तो उसको टिक लगा दिए, होल्डर फॉर वैल्यू, है ना। ओके जी जी सर। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अमाउंट ऑफ डेब इज रेमिटेड टू आरबीआई इन विच फ्रीक्वेंसी। जो डेफ में अमाउंट है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जिसको बोलते हैं, तो इसका जो है, इसका रेमिट करते हैं आरबीआई को, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये है हमारे। इसमें क्या होता है, जब भी आरबीआई ने अभी एक नया अभियान भी चालू किया है, आप लोगों ने देखे होंगे कि ग्राहक का, जब हमारे साथ हम ग्राहक को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा एक इम्पाइल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हितों की रक्षा करने के लिए। कस्टमर के राइट्स होते हैं कि उसका पैसा है तो उसको तय समय पर भुगतान करना। अगर कोई ग्राहक अपने खाते का लेन देन नहीं कर रहा है, तो अगर 1 साल तक लेन देन नहीं किया तो उनको, आपको पर्सनल फॉलोअप करने के लिए कहा जाता है। आपकी पॉलिसी में मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल गाइडलाइन में देख लीजिएगा। फिर इसलिए किया जाता है क्योंकि अब 1 साल के अंदर ये खाता इनऑपरेटिव हो जाएगा। 2 साल तक अगर लेन देन ग्राहक द्वारा नहीं किया गया तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव होने के बाद फिर अगर लगातार 10 सालों तक लेन देन नहीं किया तो ये पैसा आरबीआई को देना, आरबीआई के पास एक फंड होता है, डी फंड, वहां पर सबमिट करना होता है। वो सबमिट जो है कौन से मंथली करना होता है, क्या करना होता है, उसके लिए सवाल पूछा गया। तो ये है 30 डेज मंथली में करना होता है। अगर 45 डेज में लिए हैं तो वो गलत होगा, मंथली करना होता है। पहले क्वार्टरली होता था लेकिन अभी वो बदल गया है, अब मंथली। इसके बहुत पहले फिर ईयरली होता था, अभी फिर मंथली करता है। आरबीआई कहता है कि अगर 10 साल तक लेन देन नहीं कर रहे हैं तो ये मंथली ये पैसा आरबीआई को भेज दीजिए। लेकिन अभी आरबीआई ने रिसेंट, अभी 12 मई को सर्कुलर निकाला है बैंकों को। अभी इसमें गवर्नमेंट का इंटरवीन जरूर होगा, क्योंकि आरबीआई को कहा गया है कि जितने भी लोगों का पैसा आरबीआई के पास है, करोड़ों रुपए और रुपए जो है आरबीआई के पास है, तो आरबीआई को कहा, आरबीआई ने कैंपेन लॉन्च किया, 100 डेज 100 पे। क्या लिखा है, क्या कैंपेन निकाला है? 100 डेज 100 पेज। ये एक ऐसा अभियान निकाला है, 1 जून 2023 से सभी बैंकों को कहा गया है कि सभी जिलों में प्रतिदिन, मतलब 100 डेज में 100 पेज पे करना है 1 जून से। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी पैसा आरबीआई के पास है, आप उसको लेके उस व्यक्ति को दे दो जिसका पैसा है। ऑलरेडी वो पैसा किसी आपके कस्टमर का है, आपके इलाके में रहता है, वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास, आपके पास उसका केवाईसी है। तो आप क्या करो, उनसे संपर्क करो, जस्ट उसका केवाईसी ड्यू डिलीजेंस करो, और उसके बाद वो पैसा आरबीआई से आप मांग लो, आरबीआई तुरंत दे देगा।
और इसके लिए आपके पास एसओपी है। जैसे ही ग्राहक का ड्यू डिलीजेंस करते हैं तो बैंक को इमीडिएट पैसा ग्राहक को देना होता है, बाद में मंथ एंड के अंदर क्लेम करना होता है, 7 दिनों में अंदर आपको हेड ऑफिस से पैसा मिल जाता है। आरबीआई आज तक कभी भी इस पैसे को मना नहीं करता है, बस आप उसको क्लेम कर दीजिए, जितना मांगोगे उतना दे देता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम पे करते हैं तो उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आप लोग बताइए, डेप्ट क्लेम में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना मिलता है आरबीआई के द्वारा? 3% मिलता है। क्योंकि जिस समय से वो आरबीआई को गया है, अगर आपके पास वो रहता तो भी आप तो सेविंग का इंटरेस्ट देते ना, तो आरबीआई के पास गए तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपके सेविंग से। तो अमाउंट ऑफ डेब इज रेमिटेड इन आरबीआई इन विच फ्रीक्वेंसी 30 days एंड मंथली में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला गया है, वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो बैंक ऑफ द बैंक विच इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब करंट रेशियो कैलकुलेट करने, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा ये पूछा गया है। तो करंट एसेट में क्या 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 ऑप्शन था यहाँ पर रवि जी? सवाल में करंट रेशियो में पूछा गया था कि जब करंट एसेट की गणना की जाती है तो क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट नहीं है। तो करंट रेशियो जो निकाले जाते हैं वो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में फर्नीचर आता नहीं है, इसलिए इसका आंसर फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सर होगा। तो ये तो आसान सा सवाल है, आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन एक नया टाइप का सवाल आया है, दिखा है ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया। वैसे कुसुम जी फुल फॉर्म कितने पूछे गए थे आपको, कुछ याद आ रहा है आपके प्रमोशन एग्जाम में आज के? सर 2 थे। एक फेमा का और एक किसका था? एक था सर IRC, इंटरनेट रिले चैट। IRC। सी चैट। ओके। उसमें सर यूं था कि IRC था इंटरनेट, और फिर मतलब आर का मीनिंग पूछा हुआ था, भी आर क्या, मतलब आर के बारे में पूछा हुआ। इंटरनेट रिले कोड था सर। हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट रिले अकाउंट। अच्छा ये फेमा में पूरा फॉर्म पूरा पूछा गया था कि किसी एक का पूछा गया? पूरा पूछा पूछा था गया सर। पूरा पूछा गया था। चलिए ये तो सभी साथी अच्छा किए होंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है ना। तो ये फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसके तहत फॉरेन ट्रेड मतलब भारत के नियमानुसार फॉरेन एक्सचेंज पे जो व्यापार है उसको ऑर्डरली और अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए एक्ट बनाया गया है, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला सवाल है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बेनिफिशियल ओनर इन केस ऑफ कंपनी अकाउंट? किसी कंपनी अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा अगर उसका कितना शेयर होगा उस कंपनी में। तो ये तो काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आप लोग को पूरा याद होगा। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, एक पार्टनर का अगर शेयर 15% होता है तो बेनिफिशियल ओनर होता है। लेकिन कंपनी के केस में वो होता है, वाह बहुत सारे साथी तो लिख दिए, बबलू कुमार जी। बबलू कुमार जी हैं, सारा एकदम टॉप करेंगे एकदम बिल्कुल सर बढ़िया। हाँ जी, ये क्या सवाल ये है? ये क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी 4 मई को एक सर्कुलर आया था इसके हाँ KYC के रिगार्डिंग। हाँ। उसमें इसकी परसेंटेज चेंज हो गई, मतलब 10% कर दिया इसकी, कंपनी की और ट्रस्ट की। ट्रस्ट की 15 थी, वो भी 10 कर दी, और कंपनी की भी 25 से 10 कर दी। 4 मई 2023 को है। हाँ जी सर। तो उसमें ऑप्शन था उसका मई हाँ का, 10% दिया हुआ था सर, 10%। शेयर ऑफ बेनिफिशियल ओनर का था। हाँ जी, कंपनी के रिगार्डिंग पूछा हुआ था, शेयर ऑफ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कितना होना चाहिए। ओके। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए 4 मई को जो चेंज हुआ है वो आरबीआई की साइट से देखा था आपने कि आपके हमारे साइट पे सर्कुलर था सर, हमारे आपके बैंक SHGC के में। साइट पे सर्कुलर था? वो हाँ जरा जी सर। भेजना तो मुझे, है ना? ओके सर। वो थोड़ा भेज दीजिएगा तो सर्कुलर थोड़ा देख लेंगे। और वो सर्कुलर जो बैंक का था कि वो आरबीआई का था? सर वो मैंने इतना तो देखा नहीं, बट उसमें लिखा हुआ था सर कि उसकी हाँ, परसेंटेज चेंज हो गई मतलब। लिखा होगा, आप बोल रहे हैं तो लिखा होगा, बट मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कहीं पर। एक बार मुझे दे दीजिएगा सर्कुलर को, मैं देख लूँ, है ना? हाँ मैं सेंड कर दूंगी सर आप। हाँ हाँ।
तो अभी तो ये जैसा कि हमारे साथी ने कहा, तो उसको उसमें बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में अगर वो व्यक्ति बेनिफिट या उसका कोई इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, तो उसका शेयर कितना होगा वो बेनिफिशियल ओनर के लिए। तो कंपनी के केस में 25% था और पार्टनरशिप के केस में 15% था। तो जैसा कि हमारे कुसुम जी कह रहे हैं कि सर्कुलर चेंज हुआ है, तो एक बार उसको सर्कुलर मंगाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट सर्कुलर में मैंने तो देखा है, मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो एक बार उसको दे देंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग फिर आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इनके। तो आप को जो है पूरा 60 क्वेश्चन का एक पूरा सांचा मिल जाएगा। कल 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। प्लस हायर स्केल बड़ौदा बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का जो है, बड़ौदा जो BRKGB के स्केल 2 से 3 के भी क्वेश्चन हैं। आपके भी स्केल 1 से 2 के क्वेश्चन है, सब डिस्कस करेंगे। मतलब रिकॉल क्वेश्चन डिस्कस करने से आपके बहुत सारे सवाल जो है ऐसे ही हल हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है इंटरनल पॉलिसीज में। लेकिन जो जो इंटरनल पॉलिसी से सवाल आ रहे हैं, वो पॉलिसी को नोट करके आप अपना रीड कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप में उनका सर्कुलर आया है, मैं रीड कर लूँगा, कल आपको डिस्कशन में बताएंगे। आज 30 क्वेश्चन से आप यहाँ पर देख पाए, तो आपको एक साहस आ गया होगा कि अगर अगले हफ्ते भी आपके प्रमोशन एग्जाम हो जाए तो आप लोग बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, और पढ़ने के लिए जो भी है समय मत छोड़ना। तो आप सभी साथी हमेशा ऐसी पढ़ते रहिए। और जो है कंपनी के उसमें जो ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग 2-3 क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस कर लेंगे कल। तो और किसी साथी के लिए जो मैं बात कर रहा था कि एक सेशन जो स्किल 2 और 3 के लिए किसी ने सवाल पूछा अभी, तो वो भी कल, कल तो नहीं तो परसों कर लेंगे। और बड़ौदा यूपी बैंक के पॉलिसीज भी परसों हो जाएंगे। तो आज हो गई देर रात, फिर हमको सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, तो मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अपने सफलता के लिए हर एक कदम आगे बढ़ाते चलिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। कुसुम जी बहुत सारा सवाल साझा किए आज, मोनिका राठी जी ने भी सवाल साझा किए, रवि जी ने भी साझा किए हैं, सुमित राणा जी ने भी साझा किए हैं, बहुत सारे साथी साझा किए हैं। सभी साथियों का व्हाट्सअप आया, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो क्वेश्चन साझा किए हैं वो हमारे जो ये साथी हैं, होनहार साथी हैं, इनको काफ़ी मददगार होंगे। संदीप मिश्रा जी, और जो भी बड़ौदा यूपी बैंक के या अभी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथियों को काफ़ी मददगार होगा आने वाले प्रमोशन एग्जाम में। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे और लगातार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई साथी कुछ पूछना चाहता है? कोई है? सोमदत्त जी, सर ओवर। बड़ौदा राजस्थान। हाँ जी, बड़ौदा राजस्थान क्या हो गया? सर बड़ौदा राजस्थान में 0 से 1 जो पेपर आया था सर, हाँ हाँ सर हाँ। बहुत टफ लग रहा था। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट बता रहे थे सर, अमृत सर उसको क्लेरिफाई कर रहे थे, तो बड़ा मतलब घुमावदार क्वेश्चन थे। अभी और जो ऐसा लग नहीं सर, रहा था सर 0 to 1 का। 0 to 1 का डिस्कशन हो चुका है ना आपका, बड़ौदा राजस्थान का? जी, बहुत टफ लग रहा था सर, मतलब जब लग रहा लग नहीं रहा था सर 0 से 1 का है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। किसी किसी बैंक में ऐसे टफ आ जाते हैं, लेकिन आप जो जो सवाल आए हैं उनमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया है, तो कल हम डाउट क्लियरिंग सेशन में आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है? आज चूंकि नेटवर्क वगैरह सही नहीं है, तो आज आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज यहाँ पर दूसरी जगह में हूँ। कल मैं आप लोग को स्ट्रेटजी बता दूंगा किस तरीके से करेंगे, ठीक है संदीप जी? ठीक है सर। ओके। ठीक सर, आज थैंक यू। रात्रि विश्राम करिए, और फिर लगातार मुलाकात करेंगे नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ।
और तकलीफें कैसी भी हो, चुनौतियां कैसी भी हो, उसको पाने के लिए हुनर अपन सीखेंगे, और जब हुनर अपने पास रहेगा तो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, आप सभी के फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।